सीबीएसई क्लास 10 हिंदी और हमारी पुस्तिका है क्षितिज। तो ये हमारी क्लास 10 की बुक है क्षितिज और इसमें अब हम लोग अपनी अगली कहानी करते हैं। तो हमारी अगली कहानी है एक कहानी, यह भी 10वां पार्ट है और इसकी लेखिका है मनु भंडारी। तो हम लोग सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। आप इसकी एक एक लाइन पढ़िएगा, कुछ कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा, उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और फिर हम लोग इस वीडियो में 8 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से 6 क्वेश्चंस 2025 में आए हुए थे और 2 क्वेश्चन 2024 के हैं। तो इससे हम लोग को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इसी तरह हम लोग और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिवीजन करके एकदम हल्का सा और कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, फिर वीडियो के एंड में पीडीएफ से देखेंगे नोट्स। आप इसको और अच्छे से समझने के लिए अलग अलग जगह से इसको देख सकते हैं, अलग अलग नोट्स आप इसके ले सकते हैं और कई सारे क्वेश्चंस आप इसमें ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 25 से 30 वर्ड्स में लिखने हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं खींचना है इसको, ऐसा नहीं कि हमें हिंदी आती है तो हम बस लिखते जाए, ऐसा नहीं। अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है और आगे बढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है एक कहानी, यह भी 10.10 मतलब क्लास 10 का 10वां चैप्टर है ये क्षितिज पुस्तिका की। तो 10.10 और हमारी कहानी है एक कहानी, यह भी। अगर आपके पास क्षितिज है तो आप उसको खोल कर बैठ जाइएगा। एक कहानी, यह भी, और इसकी लेखिका है मनु भंडारी। तो यहाँ पर ये कहानी शुरू होती है जब लेखिका अपने जीवन के बारे में बताती है, एक तरह से अपने जीवन के कुछ कुछ बातों को बताती हैं। तो कहानी शुरू होती है तो लेखिका बोलती हैं कि वो जन्म ली थी मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर उनको अजमेर आना पड़ा। फिर लिखते भी हैं ऐसा क्यों हुआ। तो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान की कहानी है। तो उसके बारे में बताए गए हैं कि जो पिताजी थे वो लेखन कार्य में व्यस्त रहते थे और वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, समाज सुधारक थे और लगभग वो 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रख के ही पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँचे, ठीक है। तो ये इनकी खुशहाली के दिन थे। आगे बताती हैं कि वो कोमल और संवेदनशील थे, लेकिन दूसरी ओर वो क्रोधी और अहमवादी भी थे। फिर धीरे धीरे वो लिखती हैं कि उनको एक बहुत बड़े आर्थिक झटका लगा, जिसके कारण वो इंदौर से फिर अजमेर आई, है ना। जन्म वो मध्य प्रदेश में ली थी, लेकिन एक आर्थिक झटके लगने के बाद जो उनके पिताजी को लगा तो फिर वो लोग अजमेर आ गए थे। फिर वहाँ पर उनके पिताजी ने अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को पूरा किया और बाद में फिर वो बताते हैं कैसे स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो लेखिका के पिताजी उनके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन किस प्रकार आया। तो यहाँ पर लेखिका आगे लिखती हैं कि शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। फिर वो आगे लिखती हैं कि उनके जो पिताजी हैं उनको जो विश्वासघात की गहरी चोटें मिली अपनों के हाथों, उनके उसके कारण उनका जो व्यवहार था, लेखिका के पिताजी का उनका जो व्यवहार था वो शक्की हो गया था। तो ऐसे करके जो परिवर्तन आया पहले से, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट है। फिर वो अपनी माँ के बारे में लिखती हैं कि वो माँ उनकी बहुत ही एक सीधी सादी थी और ना ज़्यादा कुछ बोलती थी। पिताजी का सारा काम करती थी, अपने बच्चों का सारा काम करती थी। और उसके बाद वो लिखती हैं कि क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। मतलब पिताजी का स्वभाव बहुत क्रोधी हो गया था, है ना, अपनों के हाथों जो विश्वासघात उनको लगा गिरती आर्थिक स्थिति के कारण, जिसके कारण उनकी माँ हमेशा कांपती और थरथराती रहती थी, लेकिन फिर भी वो सबका काम करती थी। फिर उसके बाद और उन्होंने आगे लिखा है, फिर आगे वो लिखती हैं कि वो ये देखना चाहती हैं कि उनके पिताजी की कौन कौन सी बातें उनके अंदर है ना। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया है कि जो बच्चे होते हैं उनमें उनके पिता या माता के गुण आते हैं। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो हम लोग को पूरा चैप्टर भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन आंसर करना है। चैप्टर में क्या क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, क्या कारण हो सकते हैं, वो सब भी हमें ध्यान रखना है। तो वहाँ पर वो ये भी लिखती हैं कि क्या क्या व्यक्तित्व में, उनके खुद के व्यक्तित्व में क्या क्या कमियाँ और क्या क्या खूबी उनके माता पिता की आई हैं, उनसे बारे में थोड़ा विश्लेषण करती हैं लेखिका।
और साथ में वो बताती हैं अपने भाई बहनों के बारे में भी। तो वो लिखती है कि मैं बचपन में काली थी, है ना, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, मतलब बहुत ही दुबली पतली थी और काले काले रंग की थी वो। और गोरा रंग पिताजी की कमज़ोरी था, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना की जाती थी। तो ये भी क्वेश्चन है कि क्या उनके व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ा बचपन से, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन आया है। तो उसमें जो बचपन से उनके पिताजी जो तुलना करते थे लेखिका की उनकी बड़ी बहन सुशीला के साथ, तो उसके कारण एक हीन भावना सी बैठ गई थी लेखिका के अंदर, है ना, जिससे वो अभी तक, वो कहती है कि जिससे मैं अभी तक नहीं उभर पाई। तो एक ग्रंथिहीन भावना की एक ग्रंथि पैदा हो गई थी उनके अंदर, और सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद मैं उससे उबर नहीं पाई। लेखिका लिखती है कि मुझे सम्मान और प्रतिष्ठा मिली, लेकिन उसके बावजूद जो एक हीन भावना बचपन से मेरे अंदर बैठ गई थी, उससे मैं उबर नहीं पाई। तो उसके बारे में लेखिका ने अच्छे से यहाँ पर लिखा है, तो आप इसको पढ़िएगा। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे वो लिखती हैं कि जो पिताजी था, पिताजी का जो नेचर है, व्यवहार था, वो उनको वो सही नहीं लगता था, है ना। कई बार उनकी पिताजी से बहस भी हो जाती थी, है ना, और आगे वो कुछ घटनाएं भी लिखेंगी, है ना, जिसके कारण जो पिताजी है, पिताजी उन पे क्रोध किए थे, है ना। तो हम लोग देखेंगे कुछ घटनाएं। तो वो लिखती है कि लेकिन फिर भी आज जब मैं खुद को टटोलती हूँ या खुद को देखती हूँ, तो ऐसे कई सारे गुण हैं मेरे अंदर, कई सारी ऐसी बातें हैं जो पिताजी से ही मुझे मिली हैं, जिसको मैं पहले नहीं चाहती थी, है ना, लेकिन अब वो मेरे अंदर आ गई हैं। तो ऐसे करके उन्होंने खुद के बारे में भी कुछ कुछ लिखा है। वो लिखती है कि होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहती थी, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में है, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में, ठीक है। तो ऐसे करके वो लिखती हैं कि मेरे पिताजी मेरे ही अंदर है, कभी जिस बातों पे मेरी टक्कर हो जाया करती थी, आज मैं देखती हूँ तो वो गुण तो मेरे अंदर भी मौजूद है। उसके बाद फिर वो अपनी माँ के विषय में बताती हैं। वो लिखती हैं कि पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशक्ति थी उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बेहद सहज भाव से स्वीकार करती है। मतलब माँ ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, पिताजी के सारे कार्य, अपने बच्चों के सारे कार्य वो करती थी। और लेखिका लिखती है कि उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था। तो लेकिन उनका आदर्श और उनका जो ये त्याग था, वो कभी भी मेरा आदर्श न बन सका। तो लेखिका लिखती है कि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत त्याग था उनमें और बहुत धैर्य था, सब कुछ वो कार्य करती थी, लेकिन फिर भी उनका जो त्याग था वो मेरा कभी आदर्श नहीं बन पाया, क्योंकि एक असहाय मजबूरी से लिपटा हुआ था वो, है ना। तो उनको लेखिका को लगा कि वो बहुत ही मजबूर और असहाय थी, तो उनका ये जो त्याग था वो कभी भी लेखिका का आदर्श नहीं बन सका, ना उनका त्याग ना ही उनकी सहिष्णुता। उसके बाद फिर जब लेखिका आगे लिखती है अपनी भाई बहनों के बारे में, तो लिखती है कि हम 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं 7 साल की थी, उसकी एक धुंधली याद मेरे मन में है। तो इस तरह से वो अपने कुछ कुछ लिखती है, पर वो यहाँ पर जिक्र करती है कि 2 साल बड़ी बहन जो सुशीला थी, उनके साथ उन्होंने बहुत समय बिताया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है पड़ोस कल्चर के बारे में। तो पहले वो लिखती है कि जब वो छोटी थी तब वहाँ का जो माहौल था वहाँ कैसा था। तो वहाँ पर वो लिखती है कि जो उनके घर की दीवारें थी वो सिर्फ घर तक ही समाप्त नहीं होती थी, मतलब उसकी सीमा घर तक नहीं थी, घर की दीवारें मोहल्ले तक फैली थी। मतलब जो घर में मोहल्ले में अलग अलग घर थे उसमें बच्चों का आने जाने में कोई रोक नहीं थी, और कुछ घर तो परिवार के हिस्से जैसे ही थे। उसके बाद वो लिखती है कि ये जो पड़ोस कल्चर पहले था वो धीरे धीरे अब लुप्त होता जा रहा है। आज महानगरों में जो फ्लैट आदि है तो वहाँ पर जो लोग हैं वो बस संकुचित हो गए, बस अपने फ्लैट में अपनी ही जगह, ना इधर से ना उधर से कोई भी उनका ताल्लुकात नहीं है, तो वो एक जगह संकुचित होकर रह गए हैं। तो इस विषय में उन्होंने लिखा है कि पहले जब वो पहले का जीवन याद करती है तो वहाँ पर मोहल्ले में किसी के भी घर में जा सकते थे, कुछ घर तो उनके परिवार जैसे ही थे। तो ये पड़ोस कल्चर से क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन महानगरों में जो परिवार है वो बस अपने ही फ्लैट में अपनी संकुचित जगह पर रहते हैं। तो अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय एवं असुरक्षित बना दिया है।
फिर वो लिखती हैं कि उनके जो बचपन की ये जो यादें थी, ये बातें थी, वो कैसे उनकी कहानियों में भी आई, ये उनको भी पता नहीं था कि किस कदर या कितनी गहरी थी उनकी ये यादें। तो इस बात का एहसास उन्हें तब हुआ जब उन्होंने कहानियाँ लिखनी शुरू की। फिर उसके बाद वो आगे लिखती हैं कि उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। तो जो उनकी बड़ी बहन सुशीला थी, उन्होंने ये योग्यता प्राप्त की और शादी करके वो कलकत्ता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। अब उसके बाद जब उनके भाई बहन बाहर गए तो फिर उनके पिताजी ने अपनी छोटी बेटी पर, मतलब लेखिका पर ध्यान दिया। तो जो पिताजी उनको कभी भी, क्योंकि उस समय थोड़ा किचन में काम करवाना है ना, रसोई घर या पाक शास्त्र समझाना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग कह सकते थे लड़कियों के लिए था कि पाक शास्त्री कुशल बनना, कुशल पाक शास्त्री बनना और घर गृहिणी बनना है ना, थोड़े घर वगैरह के काम सीखना लड़कियों के लिए ज़रूरी होता था। लेकिन जो लेखिका के पिताजी हैं, उन्होंने इन सब से दूर रखा लेखिका को। वो कहते हैं कि अगर रसोई घर में हम लोग काम करेंगे या लड़कियां काम करेंगी तो वो अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंक देंगी, तो वो उनको रसोई घर में काम नहीं करने देते थे। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। वो एक समाज सुधारक थे और वो कांग्रेस से ताल्लुकात भी रखते थे, जुड़े हुए थे। तो जो उनका घर है वहाँ पर राजनीतिक बहसें होती रहती थी। तो जो पिताजी थे वो लेखिका को कहते थे कि वो भी बैठकर सुने। लेखिका लिखती हैं कि मुझे कुछ समझ तो आता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर सुनती थी और देश की गतिविधियाँ वगैरह मतलब सुनती रहती थी, जैसा बहस में होता था या जैसा जानकारी मिलती थी। जब सब आते थे पिताजी के साथ और बातें करते थे तो वो भी ये सुनती रहती थी। फिर वो आगे लिखती है कि जब वो 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई तो उन्हें हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से वो अपने जो फर्स्ट ईयर है वहाँ उसके बारे में बताती है। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि पहले मैं ऐसे ही किताबें पढ़ती थी, चुनकर नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ तो उन्होंने क्या किया, अच्छे से साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। किसका? तो लेखिका का। तो उन्होंने उनको चुन चुन के अच्छे अच्छे लेखकों की पुस्तक पढ़ने दी और ख़ुद भी समझाती थी, बहसें भी करती थी और बहुत सारी जानकारियाँ उनको देती थी। तो इसके बारे में पूरा लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। फिर शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को भी जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था उसे वो वहाँ से खींचकर सक्रिय भागीदारी में बदले। मतलब जब वो पिताजी में के घर पे जब बहसें होती थी तब वो जानकारियाँ मिलती थी, तो वो जानते थे देश में क्या हाल चाल है। लेकिन जब शीला अग्रवाल से जब उनका परिचय हुआ तो साहित्य की दुनिया में तो प्रवेश कराया ही, साथ में इस समय भारत में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था। लगभग ये 1945 की बात है। तो क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मतलब देश में गतिविधियाँ हो रही है, इन सब के बारे में जानकारी देती थी, साथ में मतलब मोटिवेट भी करती थी, है ना। शीला जो है वो प्रोत्साहित भी करती थी लेखिका को, और बाकी जो बच्चियाँ वहाँ पर बच्चे होंगे उनको प्रोत्साहित भी करती थी कि वो सक्रिय भागीदारी निभाए। और फिर वो युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। तो इस तरह से वो मोटिवेट करती थी कि जो लेखिका थी वो धीरे धीरे भागीदारी लेने लगी। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं, हाथ उठा कर नारे लगाना, हड़तालें करना, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापना, लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। जो लेखिका है वो सड़कों पर जाती थी, नारे लगाती थी, हड़तालें करती थी और लड़कों के साथ शहर की सड़कों को नापती थी, है ना। मतलब हड़तालें करती थी, नारे लगाती थी। तो ये सब उनके पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। पर वो लिखती है कि उस समय बहुत जोश था, है ना, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए, वो बाहर जाती थी, हड़तालों में भाग लेती थी, भाषणों में भाग लेती थी। फिर उसके बाद उन्होंने और कुछ बातें बताई। फिर वो एक घटना लिखती है कि कॉलेज में एक बार पिताजी को बुलाया गया, ठीक है। तो वो अपनी माँ से कहती है कि पिताजी को बुलाया गया है और जब गुस्सा शांत हो फिर ही मुझे बुलाना, है ना। तो पिताजी जाते हैं तो पिताजी कहते हैं कि कभी इसके बड़े भाई बहनों ने तो कभी ये दिन नहीं दिखाया, इसने ये दिन दिखाया कि मुझे बुलाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वहाँ पर वो लिखती है कि वो खुश थे, गर्व कर रहे थे अपनी लेखिका पर। तो इसलिए गर्व कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर जो स्कूल था तो वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 लड़कियाँ हैं जिनमें से एक लेखिका भी थी, इनके इशारे पे पूरा जो क्लास है वहाँ पर वो सब सड़कों पर या फिर बाहर निकल आता था, नारेबाजी करता था। तो इसलिए वो चाहते थे कि वो इसको रोके।
लेकिन उनके पिताजी को अच्छा लगा कि मेरी बेटी और उसके दो साथी है, 2-3 लड़कियां, उनके इशारे पर पूरा क्लास बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हुआ। फिर वहाँ पर एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजेस, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़तालों का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जहाँ जाकर हड़तालें करवा रहा था और भाषणबाजी हो रही थी। तो यहाँ पर वो दूसरी घटना लिखती है कि वहाँ पर लेखिका ने भी भाषण दिया था, है ना, बहुत अच्छे से लेखिका ने भी वहाँ पर भाषण दिया था। अब इस बात की खबर उनके पिताजी को पड़ी, तो उनका कोई मित्र आकर ये कहा कि हम आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है क्या ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी नहीं रह गया है आपको? तो ऐसे उनको कहा। तो फिर जो पिताजी है वो बहुत ही गुस्सा किए, है ना, और वो कहते हैं कि बंद करो अब इस मन्नू को, घर से बाहर नहीं निकलेगी वो। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि फिर बाद में उस शाम को उनके एक और मित्र आए पिताजी के, और वह बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित थे अजमेर में, डॉक्टर अम्बालाल जी। तो जब वो आए तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की, उन्होंने भी भाषण सुना मन्नू का, जो लेखिका है, पर उन्होंने बहुत तारीफ़ की। और उन्होंने मतलब जो पिताजी थे लेखिका को इससे कहा कि यू हैव मिस्ड समथिंग, मतलब आपने कुछ बहुत ही अच्छा छोड़ दिया है ना, आपकी बेटी का जो भाषण था वो आपने सुना नहीं, लेकिन वो बहुत ही अच्छा भाषण था। तो इस पर और फिर वो तारीफ़ करते जा रहे थे डॉक्टर अम्बालाल जी जो थे। तो इसके कारण जो पिताजी का चेहरा है वो धीरे धीरे संतोष से गर्व में बदलता जा रहा था। उन्हें अब गर्व हो रहा था मन्नू पर कि उसने सबके सामने इतने अच्छा भाषण दिया जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं डॉक्टर। फिर उसके बाद वो और कुछ लिखती हैं। फिर उसके बाद आगे लिखती है कि सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया था लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस को बंद करवा दिया गया था। लेकिन फिर जुलाई और अगस्त, फिर 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो वो लिखती है, हुड़दंग बाहर रहकर भी इतना मचाया गया कि कॉलेज वाले को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। और फिर उसके बाद शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये कहानी पूरी होती है यहाँ पर। तो जो लेखिका है उन्होंने अपने जीवन से ही कुछ बचपन की, कुछ जब वो फर्स्ट ईयर में थे, इन सब की कुछ कुछ बातें बताएं, कुछ कुछ घटना बताई हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं। आप रीडिंग ज़रूर करिएगा, है ना, और क्वेश्चंस कैसे लिखना है वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका के जीवन के प्रसंगों के आधार पर उदाहरण स्पष्ट कीजिए कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण में उसके जीवन की घटनाओं की बड़ी भूमिका होती है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व जब आप पहली बार देखेंगे तो आपको लग सकता है वो थोड़ा अजीब सा है या फिर सामान्य से अलग हो सकता है, जैसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जानना है कि आखिर वो ऐसा है क्यों है, जैसा भी है, तो उसके लिए आपको उसके जीवन की प्रमुख घटनाओं को जानना पड़ेगा, है ना। उसके जो अतीत की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन घटनाओं को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप उसको समझना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को। तो वही क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके जीवन की घटनाओं से बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो उदाहरण सहित हमें यह स्पष्ट करना है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, उस निर्माण में उसके जीवन की घटनाओं की बड़ी भूमिका होती है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2025 आंसर देखते हैं कि व्यक्तित्व निर्माण में जीवन की घटनाओं की बड़ी भूमिका होती है ना। थोड़ा सा मैंने आंसर से ले लिया, एक एक शब्द नहीं लिया है, क्योंकि हमें 25 से 30 शब्द में इसको पूरा करना है। फिर भी इसमें 40 शब्द हो गए, लगभग 40 से थोड़े ज़्यादा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला 2 हम लोग को विशिष्ट, मतलब 2 उपयुक्त बिंदु लिखना है जैसे मार्किंग स्कीम में है। तो यहाँ पर जो लेखिका है उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका के जीवन, तो उनके जीवन के जो प्रसंग घटना है उसके आधार पर हमें ये उत्तर लिखना है। पिता द्वारा बहन के साथ की गई तुलना के कारण लेखिका में हीन भावना आ गई थी। तो वो कहती है कि मैं, जब मुझे सम्मान मिला, जब मुझे प्रतिष्ठा मिली, उसके बाद भी जो ये हीन भावना थी, ग्रंथि जो थी, उससे मैं उबर नहीं पाई। तो बचपन में जो तुलना होती थी उनकी और उनकी बड़ी बहन सुशीला की, तो उसके कारण उनके मन में हीन भावना बचपन से ही आ गई थी। तो पिता द्वारा बहन के साथ की गई तुलना के कारण लेखिका में हीन भावना आ गई थी। अगला है,
माँ के असहाय व्यक्तित्व को देखकर लेखिका ने अपनी माँ जैसा ना बनने का निर्णय किया, है ना। तो उन्होंने अपनी माँ को देखा था कि वो पिताजी की सारी बातें, सारे क्रोध को झेलती हैं और फिर भी सारा काम करती है। हम बच्चों की भी कुछ अनुचित फरमाइशें होती हैं, कुछ उचित फरमाइशें होती हैं, जैसी फरमाइशें हों वो सारी फरमाइशें पूरा करती है। एक असहाय मजबूर सी वो लगती हैं, है ना। तो इसलिए उनका त्याग कभी भी उनका आदर्श नहीं बन पाया, जिसके बारे में लेखिका ने लिखा है। तो उन्होंने फिर ये तय किया था कि मतलब ये निर्णय लिया होगा कि मैं अपनी माँ जैसा नहीं बनूँ, क्योंकि वो आदर्श नहीं बन पाया, वो लिखती हैं वहाँ पर। इसलिए हम देख सकते हैं कि आगे के व्यक्तित्व में उन्होंने भी खुल के सक्रिय भागीदारी निभाई है ना, और पापा से, उनके पिताजी से हमेशा टक्कर सी चलती रहती थी। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि माँ के असहाय व्यक्तित्व को देखकर लेखिका ने अपनी माँ जैसा ना बनने का निर्णय किया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक कहानी यह भी पाठ के किन्हीं दो ऐसे व्यक्तित्व का उल्लेख कीजिए जिसने लेखिका के जीवन को लेखिका के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो एक हमारे पास सकारात्मक प्रभाव मतलब पॉजिटिव और एक नकारात्मक और निगेटिव। तो दो व्यक्तित्व जिसके कारण लेखिका के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा और नकारात्मक। तो यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव में हम लोग लेखिका की जो अध्यापिका है या प्राध्यापिका जो है शीला अग्रवाल, उनके विषय में लिख सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव, लेखिका की अध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को साहित्य लेखन एवं देश की गतिविधियों से जोड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि साहित्य से जोड़ा, साथ में देश में हो रही गतिविधियों से भी जुड़ा। तो ये सकारात्मक प्रभाव हो गया। उसी प्रकार नकारात्मक प्रभाव में पिता द्वारा बहन के साथ की गई तुलना के कारण लेखिका में हीन भावना आ गई थी। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव था, जिसमें पिता के द्वारा जो उनकी बड़ी बहन सुशीला है उनके संग जो उनका तुलना होती थी, उनकी तुलना होती थी, उसके कारण लेखिका के मन में बचपन से ही हीन भावना आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर आज़ादी के आंदोलन के भीतर विद्यार्थियों की भूमिका के कोई दो पहलू स्पष्ट कीजिए। तो जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें विद्यार्थियों की क्या भूमिका थी, उसके विषय में हमें देखना है। तो आज़ादी के आंदोलन में विद्यार्थियों की भूमिका, तो ये मैंने शॉर्ट में हेडिंग से डाल दी है। फिर हम लोग 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला, प्रभात फेरियाँ लगाना, हड़तालें, है ना, हड़तालें करना, भाषण आदि में शामिल होना। तो प्रभात फेरियाँ करना, हड़तालें करना, भाषण आदि में शामिल होना ये। दूसरा, कॉलेजों एवं विद्यालयों से निकलकर सड़कों पर प्रदर्शन करना एवं नारे लगाना। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, किस तरह से विद्यार्थियों ने अपनी भूमिका निभाई आज़ादी के आंदोलन में। तो पहला, प्रभात फेरियाँ करना, हड़तालों, भाषणों आदि में शामिल होना, और साथ ही साथ कॉलेजों एवं विद्यालयों से निकलकर सड़कों पर प्रदर्शन करना एवं नारे लगाना। उसके बाद अगला है, एक कहानी यह भी पाठ के आरंभ में लेखिका के पिता के व्यवहार में आए किन मूलभूत परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है, उन परिवर्तनों का कारण क्या। देखिए प्रारंभ में तो थोड़ा आपको कहानी को पता होना चाहिए। पहले वो अपने पिताजी के बारे में बताती है, ठीक है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, फिर घटनाओं के बारे में बताती है, ठीक है, फिर बाद में उन्होंने जो भाषण दिया वैसे बताती है, कॉलेज के बारे में। तो ऐसे करके कुछ कुछ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक कहानी यह भी पाठ के आरंभ में लेखिका ने अपने पिता के व्यवहार के बारे में बताया, साथ में जो उस व्यवहार में परिवर्तन है उसके विषय में बताया है कहानी के प्रारंभ में। तो वही क्वेश्चन है कि एक कहानी यह भी पाठ के आरंभ में लेखिका के पिता के व्यवहार में आए किन मूलभूत परिवर्तनों का उल्लेख हुआ है, मतलब उनका जो व्यवहार कैसे बदला है उसके बारे में हमें बताना, और साथ में उन परिवर्तनों का कारण क्या था ये भी हमें बताना है। तो मूलभूत परिवर्तन क्या था, तो पिता का दयालु, मददगार एवं समाज सेवी से शक्की एवं क्रोधी बन जाना। तो पहले वो समाज सेवी थे, दयालु थे, मददगार थे, मदद करते थे ना, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे अपने घर में रख के, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो शक्की और क्रोधी बन गए। इसका कारण क्या था, तो इस परिवर्तन का कारण अपने लोगों द्वारा छल किया जाना, अपने लोगों द्वारा जो उनको धोखा दिया गया, विश्वासघात किया गया, छल किया गया, इसके कारण उनका ऐसा स्वभाव हो गया, एवं गिरती आर्थिक स्थिति। तो गिरती आर्थिक स्थिति इसका मूलभूत कारण था, है ना, कि उनको सम्मान और प्रतिष्ठा तो मिली जब उन्होंने वो हिंदी शब्दकोश, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश पूरा किया, लेकिन उनको उतना आर्थिक अर्थ नहीं मिला, उतना पैसा नहीं मिला, आर्थिक स्थिति उनकी गिरती गई। तो ये 2 कारण थे, अपनों के हाथों विश्वासघात और दूसरा गिरती आर्थिक स्थिति। अगला है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लिखिए कि एक अच्छे अध्यापक के क्या क्या गुण होने चाहिए। पाठ के संदर्भ में 2 बिंदु लिखिए। 2025 का क्वेश्चन है, 2 बिंदु हमें लिखने हैं। तो एक अच्छे अध्यापक के गुण, पहला, पढ़ने लिखने की दिशा में उचित मार्गदर्शन, जैसे शीला अग्रवाल ने किया था लेखिका के लिए। तो शीला अग्रवाल ने, क्योंकि हमें पाठ के संदर्भ में लिखना है,
तो शीला अग्रवाल ने लेखिका को साहित्य में सही दिशा दी, क्योंकि लेखिका पहले बस पढ़ती थी, है ना, चयन आदि वो नहीं करती थी। शीला अग्रवाल ने अच्छे से उनको चयन करना सिखाया, अच्छी अच्छी किताबें उनको पढ़ने दी, उन पे वो वार्तालाप करती थी, बहस करती थी, जानकारियाँ और देती थी। तो पढ़ने लिखने की दिशा में उचित मार्गदर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी छात्र या छात्रा के लिए। तो शीला अग्रवाल ने लेखिका को साहित्य में सही दिशा दी। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, देश और समाज के प्रति सजग और सचेत करना। सिर्फ उन्होंने साहित्य में नहीं बल्कि देश में आसपास उनके क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या नहीं हो रही है, उन सब के बारे में बताया। और साथ में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए भी या सक्रिय भागीदारी में भाग लेने के लिए भी उन्होंने प्रोत्साहित किया था लेखिका को। तो देश और समाज के प्रति सजग एवं सचेत करना। शीला अग्रवाल ने लेखिका को देश की गतिविधियों की जानकारी दी एवं भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से 2025 का है, 2 मार्क्स का। अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। एक कहानी यह भी से उद्धृत इस कथन में लेखिका ने किस पड़ोस कल्चर का उल्लेख किया। तो ये जो एक कहानी से ली गई है ये पंक्ति, उसमें किस पड़ोस कल्चर के बारे में कहा गया। तो जब वो पहले बचपन में रहती थी तो वहाँ पर जो उनके आस पड़ोस में मोहल्ले थे या फिर जो घर थे मोहल्ले में आस पड़ोस के, तो वो उनके परिवार जैसे थे। कोई भी कहीं भी जा सकता था, सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे की जानकारी रखना, है ना, मदद करना, इन सब कल्चर के बारे में वो बता रही हैं। और आजकल की जो बिग सिटीज़ होती है महानगरों में, एक फ्लैट में इंसान या उसका परिवार संकुचित सा, असहाय और असुरक्षित हो जाता है। तो ये वो कहना चाह रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से शब्दों में लिखेंगे। वैसे इसमें थोड़े ज़्यादा शब्द हो गए पर फिर भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। लेखिका ने अपने बचपन के परंपरागत पड़ोस कल्चर का उल्लेख किया है। ये एक हेडिंग के लाइन थोड़ा सा। अब हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं। लेखिका का बचपन का जो घर था उसकी सीमा का विस्तार मोहल्ले तक था। मतलब 4 दीवार उनके घर तक ही नहीं थी, वो उनका जो सीमा था पूरे मोहल्ले तक था। मतलब मोहल्ले के घर भी परिवार जैसे ही थे। बच्चे किसी भी घर में आ जा सकते थे। दूसरा पॉइंट, पूरा मोहल्ला एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार था। तो ये 2 पॉइंट है। मार्किंग स्कीम में और भी पॉइंट्स लिखे गए, आप अपनी तरह से भी इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। 2 क्वेश्चन हम और करते हैं जो 2024 में पूछे गए। तो ये पहला क्वेश्चन 2024 का ऐसे हमारा 7वां क्वेश्चन है। एक कहानी यह भी कि लेखिका के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो क्या प्रेरणा मिलती है आपको ये लिखना है। तो लेखिका के जीवन से हमें कई प्रेरणाएं मिलती हैं। ठीक है, आप प्रेरणा, यहाँ पर प्रेरणाएं भी आप लिख सकते हैं। कई प्रेरणाएं मिलती हैं। पहला, हमें अपने बाहरी रंग रूप की अपेक्षा अंदर के गुणों का विकास करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे लेखिका ने बताया कि वो बचपन में उतनी गोरी नहीं थी, तो लेकिन फिर भी वो अपने गुणों का विकास की, है ना, उनके अंदर जो गुण थे, लिखने की क्षमता थी आदि, वो सारे का विकास किया। और उन्होंने इसी अपने आंतरिक गुणों के आधार पर सम्मान पाया, प्रतिष्ठा पाई। ठीक है, तो हमें भी अपने बाहरी रंग रूप की अपेक्षा जो हमारे अंदर के गुण हैं उनको पल पल विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने बाहरी रंग रूप की अपेक्षा अंदर के गुणों का विकास करना चाहिए। और दूसरा है, हमें अपनी बात साहस के साथ कहना चाहिए, है ना। अपने पिताजी से वो साहस से बात करते थे, उन्हें लगता था कि मैं सही कर रही हूँ, मैं देश के जो आंदोलन है इसमें सक्रिय भागीदारी निभा रही हूँ। तो कई बार उनकी बहस भी हो जाती थी, है ना, तो वो अपनी बात साहस के सामने कह पाते थे अपने पिता से। तो हमें भी अपनी बात, सही बात साहस के साथ कह पाना चाहिए। तो अपनी बात को साहस के साथ कहना। और यहाँ पर मैंने एक और लिखा है कि मुश्किल परिस्थितियों में कभी हार नहीं मानना चाहिए, है ना। लेखिका ने कभी हार नहीं मानी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। तो मुश्किल परिस्थितियों में हार नहीं मानना चाहिए, है ना। तो आप ऐसे करके 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं 25 से 30 या 35 शब्दों में। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है। एक कहानी यह भी पाठ में कॉलेज के दिनों में लेखिका हड़ताल तथा आंदोलन में भी भाग लेती रहती थी। जैसा हमने देखा, नारे लगाना, हड़तालें करना, उसमें भाग लेना और भाषण करना। ठीक है, भाषण देना। तो एक कहानी यह भी पाठ में कॉलेज के दिनों में लेखिका हड़ताल तथा आंदोलन में भाग लेती रहती थी। क्या लड़कियों को ऐसी गतिविधि में भाग लेना उचित था। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो क्या लड़कियों को ऐसे आंदोलन में या हड़तालों में भाग लेना उचित है लड़कियों के लिए। पाठ के आधार पर हमें तर्क सहित उत्तर देना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, मार्किंग स्कीम में दोनों के लिए था पर यहाँ मैंने हाँ में लिखा है कि हाँ, लड़कियों का भाग लेना उचित है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग को 2 पॉइंट देना है। पहला,
वह भी देश की समान नागरिक हैं। तो लड़कों की तरह है ना, जो वो है वो भी देश की समान नागरिक है। और लड़के एवं लड़कियों का समान अधिकार है। दोनों देश को आगे बढ़ाने में समान भूमिका निभाते हैं। दोनों ही बराबर भूमिका निभाते हैं देश को आगे बढ़ाने में। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखा है। तो ये हमारे पास 8 क्वेश्चन थे। तो इससे हमें एक जानकारी मिल गई कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको और देख सकते हैं और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं अलग अलग जगह से, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बस लिखने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत शॉर्ट में, संक्षेप में, और पूरी पंक्ति, व्याकरण आदि सबका ध्यान हमें रखना है जितना हो सके। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में अपने अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे और हमारा अगला चैप्टर होगा नौबत खाने में इबादत, और जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। तो हम लोग अगली वीडियो में ये पाठ करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 हिंदी क्षितिज में आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग एक बार PDF में देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, और फिर इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब 40 से थोड़े ज़्यादा शब्द हो गए, पर फिर भी आप ध्यान दीजिएगा 40 तक ही रखें, बहुत अधिक ना करें, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन से ले लिया है। तो आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा शब्द आपके पास हो रहे हैं तो। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का। यहाँ पर पहले मैंने सकारात्मक प्रभाव लिख दिया है और उसके बाद फिर यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक लिया है मार्किंग स्कीम से। उसके बाद आज़ादी के आंदोलन में विद्यार्थियों की क्या भूमिका थी, 2 पहलू हमें देखने हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों लिख दिया है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, तो किन मूलभूत परिवर्तनों का उल्लेख हुआ है। आप एक बार पढ़िएगा भी, है ना। क्षितिज का हर पाठ आप पढ़िएगा, काव्य खंड, गद्य खंड दोनों। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास लिखने एक अच्छे अध्यापक में क्या क्या गुण होते हैं। तो एक अच्छे अध्यापक का गुण, ऐसे शॉर्ट में आप कुछ लाइन लिख के शुरू कर सकते हैं, छोटी छोटे लाइन्स। ये 2 गुण है। अब देखिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, 45 से ज़्यादा शब्द। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है कि ये जो पड़ोस कल्चर है उसके बारे में हमें देखना है, बताना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसमें भी थोड़े ज़्यादा शब्द हो गए। फिर अगला हमारे पास है कि लेखिका के जीवन से हमें क्या प्रेरणाएं मिलती हैं। तो कई प्रेरणाएं आप लिख सकते हैं, प्रेरणाएं मिलती हैं। उसमें से मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है, मैं 3 लिख दिया है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है क्या लड़कियों को ऐसी गतिविधियों में भाग लेना उचित है। तो हाँ, उचित है, क्योंकि वो समान नागरिक है, उनका समान अधिकार है और देश को आगे बढ़ाने में दोनों की समान भूमिका, बराबर भूमिका होती है। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अपना अगला चैप्टर करेंगे जो कि है नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। और इसी तरह धीरे धीरे लोग रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और धीरे धीरे CBSE क्लास 10 हिंदी में आगे बढ़ेंगे।